गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है इंडिगो। इंडिगो जिसका मतलब होता है नील। तो इस चैप्टर को, इस लेसन को लिखा है लुईस फिशर ने। लुईस फिशर जो कि एक ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर का काम भी करते थे और साथ ही साथ वो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी थे। 1918 से 1920 के अंदर उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये एक बुक लिख रहे थे, एक वर्क लिख रहे थे और उस बुक का नाम था लाइफ ऑफ महात्मा, द लाइफ ऑफ महात्मा। महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर ये एक बायोग्राफी लिख रहे थे। तो 1942 के अंदर ये सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी से आकर मिले और पूछा कि आपने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जो चंपारण की घटना हुई, तो ये सब कैसे हुआ। तो उनसे डिटेल में जानना चाहते थे क्योंकि उन पर एक वर्क लिख रहे थे, द लाइफ ऑफ महात्मा। तो डिटेल में जानकारियाँ हासिल करने के लिए लुईस फिशर उनके पास आते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी के पास लुईस फिशर पहुंचते हैं तो महात्मा गांधी जी ने उनको बताया कि ये घटना 1917 की है। 1917 में ये सब कुछ शुरू हुआ था। कैसे हुआ था तो डिटेल में उसको बताते हैं कि समय था 1960 का, ये टाइम याद रख लेना, 1916 का समय था। तो ये समय किस चीज़ का था, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ INC लखनऊ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक क्या है, अधिवेशन चल रहा था, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ INC इन लखनऊ। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लखनऊ में। तो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 2301 डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, लगभग 2301 सम्माननीय व्यक्ति आए हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत पब्लिक ने भी भाग लिया था इस अधिवेशन में, द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1916 में जब ये अधिवेशन हो रहा था तभी गांधी जी के पास एक व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ये गांधी जी के पास आते हैं और आकर अपनी समस्या बताते हैं। आकर गांधी जी को कहते हैं कि मैं चंपारण बिहार से आया हूँ और हमारे एरिया को आप एक बार विजिट करें। तो गांधी जी ने पूछा भी आखिर समस्या क्या है। तो उन्होंने अपनी समस्या शॉर्ट में बताई कि बाकी आप डिटेल में आकर वहाँ से पूछिए कि जो ब्रिटिश जमींदार हैं, जो टैक्स के रूप में हमसे क्या है, हमें बाध्य करते हैं कि 15% जो उनकी ज़मीन का होता था, 15% ज़मीन पर उनको क्या, नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये सारे का सारा नील क्या है, ब्रिटिश जमींदारों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो 15% ऑफ देयर होल्डिंग, उनकी ज़मीन जितनी भी है उसके 15% हिस्से पर क्या है, उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। और सारी की सारी ये जो नील थी वो, इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 15% उनकी ज़मीन का किसानों को नील बोना पड़ता था, तो इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। 3 कठिया का मतलब है कि मान लो किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, तो उसके 3 बीघा ज़मीन पर क्या करेंगे, वो नील की खेती करेंगे और जितनी नील की फसल होगी वो सारी की सारी अंग्रेज़ों को टैक्स के रूप में जमा करवाएंगे। जब जो ब्रिटिश जमींदार हैं, ब्रिटिश लोगों ने लगा रखे हैं, उनको टैक्स के रूप में जमा करवाएंगे। तो इनको बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि नील की खेती जहाँ पर की जाती थी उसके बाद ढंग से वहाँ कोई फसल नहीं होती थी और नील की खेती करने में ही उनका इतना खर्च हो जाता था कि बाकी जो 17 बीघा उनके पास बचता था तो उसके लिए वहाँ पर फसल उगाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। कहने का मतलब वो ब्रिटिश जमींदारों के लिए ही काम कर रहे थे। तो ये 15% का जो सिस्टम था, इससे वो तंग आ चुके थे। उसके बाद आगे की भी घटना हुई थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या है, गांधी जी को कहा कि आप खुद चलकर वहाँ देखिए क्या सिस्टम चल रहा है। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास जब आए, गांधी जी बहुत व्यस्त थे। गांधी जी ने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे कुछ समय बाद मिलना।
तो उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ वो साथ उसके पीछे पीछे गए। ठीक है। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड फॉर 1 सेकेंड। उसने कभी भी गांधी का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा गांधी जी के साथ साथ चलते रहे। तो गांधी जी उसकी लगन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा लगन वाला व्यक्ति था। तो जहाँ जहाँ गांधी जी गए उसको फॉलो किया। तो उन्होंने क्या किया, आखिरकार उसकी लगन को देखकर गांधी जी ने कहा कि इतनी इतनी तारीख को क्या है, कलकत्ता में मेरी एक मीटिंग है, एक और अधिवेशन है, वहाँ ना मैं इतनी तारीख को कलकत्ता में आऊँगा और वहाँ से आकर मुझे ले जाना, फिर अपने चलेंगे। तो गांधी जी तो ये कहकर वापस आश्रम चले गए और भूल भी गए कि मैंने किसी व्यक्ति को, किसी राजकुमार शुक्ला को टाइम दिया है। तो जिस दिन गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन के लिए गए तो राजकुमार शुक्ला अपॉइंटेड प्लेस पर, जहाँ पर उसको बुलाया गया था, पहले से ही मौजूद थे। और वो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो गांधी जी के पास आए कि आपने मुझे टाइम दिया था, आप मेरे साथ चलो। अब गांधी जी को याद आया कि हाँ, मैंने इसको उस तारीख को बताया था कि आके मुझे ले जाना। तो क्या हुआ, गांधी जी उसके साथ चल दिए। गांधी जी उसके साथ चल दिए। सबसे पहले वो जाते हैं पटना इन बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर पटना, जो नेपाल के पास पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, नेपाल के आसपास पहाड़ी की तलहटी में स्थित है पटना। वहाँ पर वो पहुँचे और सबसे पहले गए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर, जो कि उस समय बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात वकील थे। सबसे पहले क्या है, उनके घर गए। जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी काम से क्या है बाहर गए होते हैं, वो नहीं मिले। तो उनके नौकर थे वहाँ पर। गांधी जी एक ऊंचे वर्ग के व्यक्ति थे, ऊंचे कुल के व्यक्ति थे, वो अनटचेबल नहीं थे, लेकिन नौकरों को इस बात का नहीं पता था। ये जो राजकुमार शुक्ला है अक्सर राजेंद्र प्रसाद के पास जाता रहता था, किसानों के केस को लेकर बार बार उनके घर जाता था। तो राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के नौकर जो हैं वो एक किसान के रूप में जानते थे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ थे और धोती पहन रखी थी। तो जब धोती में राजकुमार शुक्ला के साथ गए तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई किसान है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि मिलने के लिए आया है। तो उन्होंने क्या अंदर नहीं जाने दिया, गांधी जी को बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा। राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को बाहर रोक दिया। हुआ क्या कि गांधी जी कुएं से पानी पीने के लिए गए तो नौकरों ने उन्हें रोक दिया, क्या कहकर कि तुम अछूत हो और अगर तुम इस कुएं से पानी निकालोगे तो ये सारे का सारा कुआं क्या पॉल्यूटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो गांधी जी को बड़ी हैरानी हुई कि आज भी इन लोगों के मन में ये छुआछूत की भावना है, आज भी ये अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं। तो गांधी जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। कुछ समय बाद वो राजेंद्र प्रसाद जी से मिले और वापस चले गए। सबसे पहले वो पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर में उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, मुजफ्फरपुर जब पहुंचे तो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को पहले ही तार कर दिया था कि मैं आ रहा हूं। और 15 अप्रैल 1917 को, ये टाइम याद रखना, 15 अप्रैल 1917 को ये मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। और प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ये इनसे शांति निकेतन टैगोर इस संस्थान में मिले थे, टैगोर शांति निकेतन में जे.बी. कृपलानी से मिले थे, तब इनकी जान पहचान हुई थी। तो पहले ही उनको क्या है तार कर दिया था, मुझे लेने के लिए आ जाना। तो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी को लेने के लिए ये आ गए और जे.बी. कृपलानी ने इनके ठहरने की व्यवस्था करवाई थी प्रोफेसर मलकानी के घर। याद रखना, लेने के लिए तो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी आए थे, लेकिन इनके ठहरने की व्यवस्था प्रोफेसर मलकानी के घर की गई थी। ये एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे उस समय। और इस तरीके से एक आंदोलनकारी व्यक्ति एक सरकारी व्यक्ति के घर में रुक रहा है, एक सरकारी टीचर, ये बहुत बड़ी बात थी गांधी जी के लिए। और प्रोफेसर खुद उनसे मिलने के लिए आए हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको स्टेशन पर लेने के लिए आए। तो जब ये यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे मुजफ्फरपुर के वकीलों से मिलना है, क्योंकि किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ केस कर रखा था। तो जब लोगों को पता चला, चंपारण के लोगों को पता चला कि हमारे लिए
कोई गांधी जी नाम का व्यक्ति हमारे लिए क्या है, लड़ रहा है, हमारे लिए हमारी सहायता करने के लिए है, तो लोग पैदल, ऊंट गाड़ी, जो भी उनको व्हीकल मिल रहा था, जैसे भी वो कोई कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ घोड़ा गाड़ी पर आ रहे थे, कुछ ऊंट गाड़ी पर आ रहे थे, तो गांधी जी को देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आने लग गए। तो सबसे पहले उन्होंने वकीलों से पूछा कि बताओ इनका केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है कोर्ट में इनका। तो उन्होंने सारी बात बताई कि सिस्टम ये था कि पहले किसान क्या है 15% नील देते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अंग्रेज और अंग्रेज जमींदारों ने ये नील लेना बंद कर दिया है। खुद इन्होंने साइन किए थे। हुआ क्या था इस दौरान जब ये घटना हो रही थी कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो तैयार हो गया था, कृत्रिम नील जिसको कह सकते हैं। एक तो नेचुरल इंडिगो होता है जो फसल से प्राप्त होता था पाउडर के रूप में, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया। अब वो फसल वाला जो नील है, पाउडर वाला जो नील है, उसका क्या रेट कम हो जाएगा। अब जमींदारों को उससे उतना पैसा मिलेगा नहीं, तो जमींदार चालाक थे, वो किसानों के पास आए और आकर बोलते हैं कि देखो ये जो नील है इसको आप खुद बेच लेना मार्केट में, हमें तो सिर्फ क्षतिपूर्ति का, कंपनसेशन का पैसा दे दो, हमें कुछ पैसे दे दो और हम तुम्हारे खेत को छोड़ देंगे, हम तुमसे नील नहीं लेके जाएंगे, मतलब हमें टैक्स के रूप में कुछ पैसे दे दो कैश में, फसल तुम खुद बेच लेना। तो बहुत से किसान थे जो खुश हुए कि कम से कम हम कोई भी फसल उगा सकते हैं अब, तो इस व्यवस्था से हमें छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने, बहुत से किसानों ने क्या है, साइन कर दिए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से साइन कर दिए कि ठीक है हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। कुछ किसानों ने उनको पैसे दे दिए और कुछ ने कहा कि हम साइन कर देते हैं, इतने समय बाद फसल बेचेंगे तो पैसे ले लेना। इस तरीके से इनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया, एक सेटलमेंट होगी कि क्षतिपूर्ति का पैसा जमींदारों को देना है और किसान जो हैं वो क्या है, इस व्यवस्था से, तीन कठिया पद्धति से क्या है, मुक्ति मिल जाएगी उनको। तो अब क्या हुआ, जब किसानों को धीरे धीरे बात तो पहुँच जाती है, जर्मनी से ये बात भारत में आई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया है, तो ये बात किसानों तक पहुंची। जब ये बात किसानों तक पहुंची तो किसान समझ गए कि वास्तव में उनकी एक चाल थी, चालाकी से उन्होंने क्या किया, हमसे पैसे लिए हैं। तब जाकर उन्होंने उन पर केस कर दिया। तो वकीलों ने सारी ये सिस्टम बता दिया। अब जब वकीलों ने ये सारी बात बताई तो उन्होंने, गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि आप इनसे इस केस का कितना पैसा ले रहे हैं। तो वकीलों ने अपनी फीस बताई। तो उन्होंने किसानों को बुलाया और वकीलों को भी डांटा कि पहले ये तो दबे कुचले हैं, पहले इनके पास इतना पैसा नहीं है, आप इनको इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने वकीलों को लताड़ा, उनको कहा कि तुम्हें इनसे इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है, वो इस केस की जानकारी लेने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिले जो कि तिरहुत डिवीज़न, तो वहाँ एक तिरहुत नाम की जगह थी, वो भाग था, तो तिरहुत डिवीज़न में गए, वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिले, उससे जाकर केस की जानकारी ली, उससे पूछा कि बताओ क्या समस्या आ रही है। तो उन्होंने गांधी जी को कहा वी कांट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो वो कहते हैं कि हम एक बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते, ये हमारे अंदर का मामला है, ठीक है, हमारे राज्य का मामला है, तो हम खुद देखेंगे। तो गांधी ने कहा आई एम नॉट एन आउटसाइडर, कि मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी भारत का ही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर ने इनको मना कर दिया। तभी क्या हुआ, गांधी जी के पास खबर आई कि एक पड़ोस के गांव में एक किसान है जिसने क्या ये पैसे, क्षतिपूर्ति के पैसे देने से मना कर दिया था। तो जो जमींदार थे उन्होंने ठग हायर कर दिए थे, जिसको लठैत भी बोलते हैं। 4-5 लठैत गए, उनका सामान वगैरह उठाया, बाहर फेंक दिया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो गांधी जी को इस बात का जब पता चला तो गांधी जी ने निश्चय किया, गांधी ने निश्चय किया कि मैं चलो मिल के आता हूँ। जैसे ही वो जा रहा था तभी एक अंग्रेज़ों की तरफ से एक मैसेंजर आया और इनके पास एक समन लेके आया, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरफ से एक मैसेंजर आया और गांधी जी को कहा कि तुम वापस लौट जाओ, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो गांधी जी ने उनकी बात मान ली क्योंकि उसके पास एक समन था। गांधी जी खुद एक वकील थे। अब उसके ऊपर दोहरा कर्तव्य आ गया था। एक तो वकील के रूप में खुद एक कानून तोड़ेंगे तो ये सही बात नहीं है। गांधी जी अब दुविधा में फंस गए कि मैं खुद एक वकील हूँ और मेरे पास जो आया एक कानूनी समन आया है, बुलावा पत्र आया है, तो मुझे
इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो गांधी जी ने वहाँ जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वो चंपारण को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हुई। दो चीज़ें लिखी हुई थी कि एक तो यहीं से वापस आ जाओ और जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। तो गांधी जी ने रिप्लाई में ये कहा कि एक वकील के नाते मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं अपने वापस आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो गांधी जी ने बात मानने से मना कर दिया। इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा, आज्ञा की अवहेलना करना। तो गांधी जी को इस बात को लेकर अरेस्ट कर लिया गया। तो मोतीहारी के कोर्ट में उनको पेश किया गया। जब मोतीहारी के कोर्ट में पेश किया गया तो क्या हुआ, जितने भी किसान थे, जितने भी लोग थे, वो सारे कोर्ट की गलियों में आकर, जहाँ कोर्ट था उसके आसपास गलियों में आकर भीड़ जमा हो गई, इकट्ठा कर ली। बहुत से लोग आपस में इकट्ठा हो गए कि उनका वो नेता, वो लीडर, वो चैंपियन जो उनको छुटकारा दिलाने के लिए आया था इस समस्या से, वो आज मुसीबत में है। उसको मुसीबत में देखकर ये लोग कोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए। जब सरकार को ये लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि गांधी जी के सहयोग के बिना इन भीड़ को शांत नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि 2 घंटे का टाइम है, अभी कोर्ट स्थगित कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में तुम क्या करो, अपने लिए कोई जमानत देने के लिए किसी व्यक्ति को बुला लो बेल करवाने के लिए, और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे जमानत नहीं करवानी, मैं अरेस्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। 2 घंटे बाद सुनवाई फिर हुई, गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ दिया गया कि अभी कोर्ट स्थगित किया जाता है, इस मुद्दे पर बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो भीड़ को शांत करना चाहते थे। बाहर आते ही गांधी जी ने वकीलों से मिले, उन्हें कहा कि मान लो 2-4 दिनों बाद फिर, एक बार तो छोड़ दिया भीड़ देकर, 2-4 दिन बाद फिर मेरे को अरेस्ट करेंगे, मान लो मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो तुम लोग क्या करोगे। तो उन्होंने कहा हमने क्या करना है, हम किसानों की तरफ से केस लड़ रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें छुड़वाने के लिए आएंगे, अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अपने अपने घर। तो गांधी जी ने कहा कि देखो ये किसान तुम्हारे ही है, तुम आसपास के एरिया में रहते हो, ठीक है, तो तुम अगर ऐसा करोगे तो जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उससे उनको मुक्ति कौन दिलाएगा। तो वकील भी उलझन में पड़ गए, वो सोचने लग गए कि एक बाहरी व्यक्ति जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लोगों के लिए अगर जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, हमारे ये लोग हैं, भाई बंधु हैं, और दूसरी बात इन्होंने इतनी फीस दी है, हम इनके लिए लड़ रहे हैं, हम घर चले जाएंगे तो इनको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा गांधी जी आप हुक्म करो क्या करना है, ऑर्डर दो। तो गांधी जी ने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, अलग अलग लोगों के नाम लिखे कि तुमने यहाँ पर गिरफ्तारी देनी है, हमने सब ने क्या है गिरफ्तारियाँ देनी है, जेल भर देने हैं, अपने आप अंग्रेज़ों को अपनी बात माननी पड़ेगी। जब ये सब कुछ होने लग गया तो क्या है कि गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी मिले एक ब्रिटिश ऑफिसर से जिसका नाम था सर एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट नाम के व्यक्ति से मिले तो सारे सबूत साथ लेके गए, इतना बड़ा ढेर सबूतों का जिस पर साइन करवाए हुए थे, एग्रीमेंट का जो कुछ भी था वो सब साथ लेके गए, और जमींदारों को भी बुलाया गया, सारी बात की सुनवाई हुई। तो एडवर्ड गेट राजी हो गए, कहते कि ठीक है, जो किसानों से पैसे लिए हैं हम रिफ़ंड कर देते हैं, तो बताओ आपको कितना रिफ़ंड चाहिए। अब सारे के सारे तो वापस देंगे नहीं क्योंकि कुछ तो टैक्स भी चाहिए उनको, बताओ कितने। तो किसान सोच रहे थे कि गांधी जी 100% वापस मांगेंगे कि हमें 100% पैसे हमारे वापस दे दो, हम चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, 100% नहीं, हमें 50% रिफ़ंड दे दो, जितने पैसे दिए हैं उसके आधे पैसे किसानों को लौटा दो, इनको थोड़ी सहायता मिल जाएगी। तो लेकिन ज़मींदार जो थे वो 25% देने के लिए तैयार हुए कि हम 50% नहीं, बाकी हम टैक्स रखेंगे, हम 25% पैसे वापस लौटा रहे हैं। कुछ उनके पास फसल हो गई, 25% पैसे दे देते हैं। तो गांधी जी इस पर एग्री हो गए। अब जितने भी किसान थे, जितने भी वकील थे, बड़े हैरान हुए कि 25% पैसे में राजी हो गए, इतने कम अमाउंट में। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि जो अमाउंट है पैसा, ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि अंग्रेज जो किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, वो जमींदार जिनसे कभी कोई पैसा
वापस नहीं ले सकता। दे तो सकते हैं, उनसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। पहली बार वो हमारे सामने झुके हैं। कहने का मतलब 25% पैसा दे रहे हैं, तो ये 25% अपनी प्रेस्टीज भी दे रहे हैं। उनकी 25% हार है। हमने जो हमारा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा का आंदोलन, हमारा ये युद्ध चल रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ, 25% पैसे वापस ले लिए तो समझ लो 25% युद्ध जीत लिया। तो गांधी जी की इस दूरदर्शिता को किसान और वकील समझ गए और उनके साथ वो सहमत हो गए। इस तरीके से उन्होंने क्या है, चंपारण की समस्या से चंपारण के लोगों को छुटकारा दिलाया। तो ये सब कुछ जब समाप्त हो गया, गांधी जी ने क्या है, आसपास वहाँ की फिल्थी कंडीशन को देखा। अभी भी लोग बहुत ही झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, बहुत ही वहाँ की व्यवस्था गंदगी भरी थी, पर्सनल सैनिटेशन नहीं थी। तो गांधी जी ने कहा कि इनके उत्थान के लिए भी कुछ किया जाए, इनके उत्थान के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा और अपने बेटे देवदास को बुला लिया। इसके अलावा उन्होंने क्या है, इनके 2 शिष्य बने थे अभी अभी, एक तो नरहरि पारिक और महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इन दोनों को बुला लिया कि हमने क्या करना है, यहाँ 6 प्राइमरी स्कूल खोलने हैं। इनकी पत्नी को भी बुला लिया गया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको क्या है, कुछ समय तक अपनी सेवाएं देनी है। बॉम्बे और पूना से भी बहुत से लोग सेवा देने के लिए आए। एक डॉक्टर बुलाया गया और जो कि वहाँ पर क्या है, उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी उनसे छुटकारा दिलाने के लिए। इस तरीके से वहाँ के ओवरऑल समस्या को गांधी जी ने ख़त्म किया। एक चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू नाम का व्यक्ति, जो कि एक अंग्रेज पैसिफिस्ट था, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू नाम याद रख लेना, चार्ल्स नाम था उनका, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू। ये एक पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिविद, जो कि शांति चाहता था। ठीक है, तो वो गांधी जी के पास आया और बोला कि देखो, आप जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू कर रखा है, अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी सारे लोग राज़ी थे उसको लेने के लिए अपने ग्रुप में, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। तो लोग आए, उनसे पूछा कि बताओ क्या बात हुई, तुम उनसे सहायता क्यों नहीं ली? वो कहते कि हमारी फ़ाइट अंग्रेज़ों के साथ है, ये एक अनइक्वल फाइट है। अगर इसमें हमने क्या है, उसका साथ ले लिया तो सारा क्रेडिट तो उनको ही चला जाएगा कि उनके साथ कोई अंग्रेज़ था, इसलिए वो क्या है, हमें हरा पाए। तो हमारी जो अनइक्वल फाइट है, हम किसी अंग्रेज़ को अपने साथ नहीं ले सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध और अंग्रेज़ का साथ लेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो ये गांधी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। और गांधी जी यहाँ रहते हुए भी उनका पूरा ध्यान आश्रम में था। हर बार वो लेटर लिखकर वहाँ की कोई समस्या ना हो पूछ रहे थे, वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन पूछ रहे थे। तो एवरीथिंग यहाँ रहकर वो कर रहे थे। अब देखो, गांधी जी ने सोचा था कि एक छोटी सी समस्या मैं जाऊँगा, जाकर देख के आ जाऊँगा। उन्होंने सोचा था कि 1-2 दिन में ये समस्या खत्म होने वाली। लगभग 1 साल गांधी जी के जीवन का इस चंपारण की समस्या को सुलझाने के लिए निकल गया। लगभग 7 महीने तक तो लगातार रहे चंपारण के अंदर। उसके बाद क्या है, कभी आ जाते थे, कभी आश्रम चले जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने चंपारण को इस इंडिगो सेटलमेंट से 15% सेटलमेंट से छुटकारा दिलवाया और 25% उनको रिफंड दिलाया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।